तो एलएलबी के सेमेस्टर्स एग्ज़ाम में एक पेपर है फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सेमेस्टर्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ पहला क्वेश्चन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कंसेप्ट, स्कोप और नेचर से रिलेटेड हमने कर लिया है, और ये है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सेकंड क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, प्रशासनिक विधि की प्रकृति क्या है और उसके क्षेत्र क्या हैं। तो प्रकृति और क्षेत्र के लिए हम सबसे पहले कीवर्ड्स भी बताऊंगी मैं आपको, और आंसर का फॉर्मेट भी। तो बेसिकली प्रकृति क्या होता है कि उसका नेचर क्या है, और क्षेत्र क्या होता है कि उसका विस्तार क्या है। तो क्वेश्चन का अर्थ समझना सबसे ज़रूरी है। अब हम चलते हैं, ये जो प्रशासनिक विधि है बेसिकली क्या है, लोक विधि की एक शाखा, मतलब ये किसके लिए बनाई गई है, लोगों के लिए। तो किस कानून किससे रिलेटेड है, लोगों से रिलेटेड है। तो किस 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 का ये पार्ट हुआ, लोक विधि का एक पार्ट हुआ, इसलिए इसको कहते हैं लोक विधि की शाखा। इसको थोड़ा सा और डिटेल में लिखिएगा, मैं आपको कीवर्ड्स बता रही हूँ। दूसरा है, ये प्रशासन का संबंध राज्य की कार्यपालिका शक्ति से है। हमारा प्रशासन किससे जुड़ा हुआ है, वो अकेले अपने ऊपर तो करता नहीं, प्रशासन सारे लोगों से जुड़ के बनता है। तो प्रशासन का संबंध क्या है, जो राज्य के कार्यपालिका की शक्ति है वही प्रशासन का कार्य है कि क्या क्या काम करता है हमारा प्रशासन। जैसे डीएम क्या काम करते हैं, मतलब कलेक्टर क्या काम करते हैं, और जो अधिकारी हैं आयोग के वो लोग क्या काम करते हैं, वो सब क्या है, प्रशासन को संभालने का काम करते हैं। तो उन्हीं की जो शक्तियां हैं उसी के लिए बनाया गया है प्रशासनिक विधि। अब हम आते हैं अभी के समय में। तो जो आधुनिक समय है उसकी ज़रूरत ही है कि अलग से एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनाया जाए। जो हमारा संविधान जो 1950 में बना वो तो कानून है ही, उसके हिसाब से तो कानून सब कुछ चल ही रहा है, लेकिन हमारे अभी लोक कल्याणकारी राज्य की जो हमारा मतलब मेन है ना थीम, उसके हिसाब से प्रशासन चलाने के लिए एक अलग विधि, अलग अधिकार, उस अधिकार को कैसे प्रयोग करना ये सब पता होना चाहिए। तो इसी के लिए सबसे तीसरा पॉइंट क्या हुआ कि हमारे आधुनिक समय की ज़रूरत है प्रशासनिक विधि, इसलिए बनाया गया। अब जो प्रशासनिक विधि है उसमें प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उन अधिकारियों को उनको कुछ अधिकार दिए जाते हैं, और उस अधिकार का प्रयोग कैसे करना है ये बताया जाता है, अपने विवेक से करते हैं। और जब विवेक से काम करते हैं तो कई बार क्या होता है, हो सकता है अपने विवेक से काम करने पे मनमानापन हो जाए। मनमानेपन से क्या होगा, अगर मनमानापन बढ़ेगा तो कंट्रोल नहीं रहेगा, यानी किसी तरह का नियंत्रण नहीं रहेगा। तो बेसिकली न्यायिक नियंत्रण करने के लिए प्रशासनिक विधि बनाई गई है। तो इसका थीम क्या है, न्यायिक नियंत्रण और संसदीय नियंत्रण, दोनों ही जरूरी है। संसद पर के द्वारा नियंत्रण तो जरूरी है, न्याय पे भी निर्णय नियंत्रण की बहुत आवश्यकता होती है। क्योंकि क्या होगा, फिर निरंकुशता फैल जाएगी। अगर डिसीजन अपने दिमाग के हिसाब से लेंगे बिना किसी कानून की धारा को समझे, तो क्या होगा, डिसीजन क्या हो जाएगा, निष्पक्ष नहीं होगा, तो किसी एक पक्ष की तरफ झुका हुआ होगा। और जब कानून की धाराओं के हिसाब से कुछ भी काम होगा तो मनमानापन नहीं होगा और नियंत्रण भी रहेगा। तो क्योंकि क्या हो रहा है, जो हमारा राज्य है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो राज्य का काम क्या है, बढ़ते जा रहा है। और सिर्फ काम बढ़ नहीं रहा, काम का क्षेत्र भी बढ़ते जा रहा है। तो राज्य का जो बढ़ता कार्य क्षेत्र है उसके लिए उस पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, फ़ायदा क्या है कि जो आम जनता उनको भी सुरक्षा की व्यवस्था लगेगा कि वो भी सुरक्षित है, संरक्षित है। इसीलिए प्रशासनिक विधि का विस्तार किया गया। तो ये कनेक्शन कहाँ से शुरू हुआ, आधुनिक समय से शुरू करिए कि आधुनिक समय की ज़रूरत है कि जो भी प्रशासन है उनके अधिकारियों को कुछ अधिकार दिए जाएं, लेकिन साथ ही साथ अधिकार अगर दिए जा रहे हैं तो उनको अपने विवेक के अनुसार करने की जगह पे उनके मनमानेपन को रोकने के लिए उन पर एक न्यायिक नियंत्रण हो, संसदीय नियंत्रण हो। क्योंकि उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि राज्य जो है वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए राज्य का कार्य क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो आम जनता है वो संरक्षित नहीं महसूस करेगी। इसी के लिए कार्य इनकी शक्तियों को उस एक लोक विधि के तहत बांधा जाए, और इसीलिए प्रशासनिक विधि का जो है वो विस्तार किया गया। क्लियर। अब चलते हैं सवाल क्या है। तो जब भी कोई कानून बनता है ना तो ये सवाल ज़रूर होता है कि कौन सी शक्ति किसको दी जाए, कौन उस मतलब कितनी शक्तियाँ कैसे कैसे बांटी जाएँ। किसी एक को हाथ में तो हैंड ओवर कर नहीं सकते। जैसे आपके घर में, आपके कॉलेज में सब्जेक्ट वाइज टीचर्स पढ़ाते हैं, कोई एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट तो पढ़ाता नहीं है। क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, उसके ऊपर वर्कलोड पड़ जाएगा, तो फिर वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाएगा नॉलेज को जिस तरह से वो एक सब्जेक्ट में कर सकते हैं। तो इसी तरह से जब कानून कोई बनाया जाता है ना, तो जब शक्तियाँ दी जाती हैं तो कौन सी शक्ति किसको दी जाए,
है, कौन सी शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाएगा, किसी भी शक्ति को या पावर को प्रयोग करने की लिमिटेशन क्या होगी, परिसीमा क्या होगी, और उस पावर को प्रयोग करने के लिए उसके पास साधन क्या होंगे, किस उपाय से उस प्रयोग कर सकता है, और प्रयोग करने के लिए एक कार्यप्रणाली मतलब एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि किस प्रक्रिया से उस पावर को यूज़ करेगा, और पावर को यूज़ करने के बाद अगर कुछ मिसयूज़ हो जाता है तो फिर उसके लिए उपचार क्या है, लोगों को क्या उसके लिए उपचार मिलेगा। तो बेसिकली ये जो सवाल था ये सारा किससे है, प्रशासनिक विधि जब बनाई जा रही थी तब के समय ये सवाल उठा, और उसी सवाल के आधार पर प्रशासनिक विधि को बनाया गया, उसकी प्रकृति डिसाइड की गई। अब थर्ड स्टेप पे आते हैं कि प्रशासनिक विधि की फिर प्रकृति है क्या। तो ये जो है सबसे पहले तो ये एक संवैधानिक विधि की ही तरह है, जैसे हमारा संविधान में कानून बना हुआ है, प्रेम्बल से लेके मौलिक अधिकार, डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का अलग, कार्यपालिका अलग, विधायिका अलग, न्यायपालिका अलग, उसी तरह से ये संवैधानिक विधि के ही तरह एक लोक विधि का एक भाग है, जो कि आप और कानून से कनेक्ट करके नहीं दे सकते हैं। जो हमने लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ा है, कृत्य विधि पढ़ा है, संपत्ति विधि, प्रॉपर्टी लॉ पढ़ा है, जो हमने आईपीसी पढ़ा है, जैसे वो है ना, उसी तरह से ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी एक अलग लॉ है। ठीक, यानी कि ये क्या है, अन्य विषयों से एकदम अलग है, और ये संवैधानिक विधि का हिस्सा है लेकिन उससे एक अलग है, क्योंकि इसमें जो प्रशासनिक विधि में जो लोग होते हैं वो प्रशासन के विशेषज्ञ होते हैं, जो संपत्ति विधि में लोग होंगे वो संपत्ति विशेषज्ञ होंगे, जो दांडिक विधि के सिद्धांत होंगे वो उससे रिलेटेड होगा। तो सबको अलग अलग पढ़ना है, कनेक्ट करके नहीं पढ़ना है। यहाँ पे आपको ये लिखना होगा कि जो लॉ ऑफ टॉर्ट है, प्रॉपर्टी लॉ है, आईपीसी है, ये सारे अलग हैं, उसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी अलग है संवैधानिक विधि से, और यही इसकी मेन प्रकृति है। अब प्रशासनिक विधि का अध्ययन 3 शीर्षक, 3 टाइटल के अंतर्गत हम कर सकते हैं। एक तो विधायिक प्रशासनिक विधि, दूसरा है न्यायिक प्रशासनिक विधि, और तीसरा है कार्यकारिणी। और ये किसने कहा है, ये प्रोफेसर वेड ने कहा है। तो जब हम संविधान में भी पढ़ते हैं ना, तो हम उसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पढ़ते हैं। तो प्रशासनिक विधि के भी 3 शीर्षक क्या है, विधायी, न्यायिक और कार्यकारिणी। तो इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है इसको समझने के लिए। अब आते हैं प्रकृति पे। तो प्रकृति क्या होती है, प्रकृति किस आधार पर डिसाइड होती है, शक्तियों के आधार पर कि उनको पावर कौन कौन सी दी गई है। पावर दिया जाएगा तो क्या ऐसे ही पावर दे दी जाएगी, नहीं, उसकी कुछ सीमाएं निर्धारित की जाएंगी, और जब सीमा निर्धारित की जाएगी तो उनको एक प्रक्रिया बताई जाएगी कि कैसे उसको पालन करना है, और पालन करने के बाद अगर गलती हो जाए तो उसका उपचार भी होगा। बेसिकली थीम क्या है, लोकहित, इन सबसे क्या होना चाहिए, लोगों का हित होना चाहिए, और न्याय ऐसा मिलना चाहिए जिससे लोगों के हित को संरक्षण मिले, जनता के प्रति ये उत्तरदायित्व होते हैं। और ये सब किसने कहा, लॉर्ड हीवर्ट ने कहा। ये जो प्रकृति है ना, इसको आप इस कीवर्ड के आधार पर डिफाइन करिएगा, क्यों शक्ति दी गई है, क्यों सीमाएं निर्धारित की गई हैं, क्या प्रक्रिया है, कैसे उपचार होगा, ये सब आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आगे अभी सारे यूनिट जब पढ़िएगा ना तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अब ये कीवर्ड्स याद रखिए। और लोकहित क्या होता है, न्याय क्या होता है, जनता के प्रति कैसे उत्तरदायी होते हैं, और ये इनका नाम याद रखिए, लॉर्ड हीवर्ट। अब चलते हैं क्षेत्र के बारे में। तो क्षेत्र जो है प्रशासनिक निकाय का, वो ये एक प्रशासनिक निकाय है, और वेस्ट बोर्ड, केंद्रीय राजस्व बोर्ड, जो भी जांच आयोग है, मतलब आप कई तरह के ऐसे आयोग देखिएगा तो आपको लगेगा कि शायद ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक आयोग बनाए जाते हैं समय समय पे ज़रूरत के हिसाब से, जो उस क्षेत्र में ही काम करते हैं। जैसे राजस्व बोर्ड जो बनाया गया वो राजस्व के लिए काम करेगा, जो आयकर के लिए बनाया जाएगा वो आयकर के लिए काम करेगा, जो जांच किसी चीज़ की किसी केस के लिए बनाया जाएगा वो जांच आयोग के रूप में काम करेगा। तो इसका क्षेत्र क्या है, बहुत ही व्यापक है, लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ संविधान से रिलेटेड हो। अब शक्ति का जब दुरुपयोग होगा तो क्या होगा, तब न्यायिक नियंत्रण की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए प्रशासनिक अभिकरण बनाए गए हैं, जैसे औद्योगिक न्यायालय बनाया गया, आयकर न्यायाधिकरण बनाया गया। क्यों, क्योंकि दुरुपयोग ना हो सके, सबका सेक्शन अलग अलग रखा गया, और अगर दुरुपयोग हो भी गया तो दुरुपयोग कर उपचार भी बनाया गया, जो हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आपको यहाँ उपचार लिखना है कि अगर दुरुपयोग हो जाता है शक्तियों का तो कौन से उपचार दिया गया है, परमादेश, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये सारे चीज़ क्या हैं, अधिकार परीक्षा, ये सब उपचार के रूप में। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, किसी एक इंसान के हाथ में, किसी एक संस्था के हाथ में, किसी एक आयोग के हाथ में सारी शक्ति नहीं दी जा सकती, इसलिए शक्ति का पृथक्करण किया जाए। और ओवरऑल क्या है, ये सब किससे जुड़ा हुआ है, लोकहित के लिए जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप हॉबर्ट का एक लिखिएगा, नए निरंकुशतावाद को नियंत्रण हेतु प्रकृति एवं स्वेच्छ सीमा निर्धारित की गई। क्यों इतनी सारी चीज़ें की गई हैं, ताकि जो नया तरह का निरंकुशतावाद है उस पर नियंत्रण रखा जा सके, इसीलिए उसका क्षेत्र और सीमा पहले से निर्धारित कर दिया गया है। तो बेसिकली प्रशासनिक विधि का प्रकृति और क्षेत्र तो हम समझ गए, लेकिन प्रशासनिक विधि आखिर
आने आया कहाँ से, मतलब इसका विकास कैसे शुरू हुआ। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको हर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत ज़रूर लिखना चाहिए, क्योंकि ये बेस है, ये थीम है प्रशासनिक विधि का। तो कारण क्या था, इसके कारण का हमारी संकल्पना थी कि हमारा देश जो वो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को मानता है, और इसमें जितने भी आर्थिक और सामाजिक कार्यकलाप होते रहते हैं, कई तरह के इकोनॉमिक और सोशल जो कार्यकलाप होते हैं, उससे क्या होता है, सरकारी कार्यों में भी धीरे धीरे परिवर्तन आता है। लोग का जब चीज़ें समय के हिसाब से बदलती है तो कार्य का पैटर्न भी बदलता है। जैसे कि औद्योगिकीकरण हुआ, औद्योगिकीकरण से कई समस्याएं, नगरीकरण बढ़ गया, जनसंख्या बढ़ गई, सफाई अलग एक डिमांड हो गई, बिजली की अलग डिमांड हो गई। तो इससे क्या होता है, सामाजिक मांग बढ़ने लगती है, और सामाजिक मांग जब बढ़ती है तो उसकी पूर्ति की ज़रूरत होती है, और पूर्ति करने के लिए लोग किससे अपेक्षा करते हैं, लोग सरकार से अपेक्षा करते हैं, और सरकार से जब अपेक्षा करते हैं तो फिर राज्य उसको नियंत्रित करता है। और फिर इसमें आता है व्यक्तिवाद। फिर व्यक्तिवाद आया कि जो अमीर है, मतलब जो पूंजीवादी हैं, जो व्यक्ति है, उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल गई हैं। फिर एक हुआ कि लोग उन्मुक्त व्यापार शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, सरकार की शक्तियाँ जो बहुत व्यापक हो गई, और शक्तियों के प्रवर्तन से लोगों के अधिकार प्रभावित होने लगे। जब कोई एक वर्ग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होगा तो अन्य वर्ग क्या होगा, उससे प्रभावित हो जाएगा। और ये सब किससे हुआ, सामाजिक और आर्थिक कार्यकलापों से। तो अब क्या देखा गया कि अगर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है तो इस पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है, और नियंत्रण रखना इसका प्रमुख कार्य हो गया। तो इसके लिए क्या हुआ, इसका विकास हुआ, किसका, प्रशासनिक विधि का। अब विकास का प्रमुख कारण क्या था, पहले तो एक सरकार की संकल्पना में परिवर्तन हो, क्योंकि अकेले अब सरकार जो है वो पूरे देश का, राज्य का, जिले का, गांव का, परगने का सब नहीं देख सकती थी। इसीलिए क्या किया गया, पृथक्करण किया गया, क्योंकि राज्य की संकल्पना ही बदल रही थी। फिर राज्य का दायित्व भी बदल रहा था, अब जनता के प्रति अधिक उनका दायित्व हो गया। और प्रशासनिक विधि जो है वो बेसिकली इसी राजनीतिक दर्शन की आधारशिला के रूप में बनाया गया कि अब प्रशासन का डिपार्टमेंट ही अलग कर देते हैं। तो फिर आया इसके और विकास के और कारण क्या थे, औद्योगिकीकरण और नगरीकरण। जैसे औद्योगिकीकरण हुआ, औद्योगिकीकरण आपने पढ़ा होगा, नगरीकरण पढ़ा होगा, बेसिकली दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। जैसे जैसे उद्योगों का विस्तार होता है, शहरीकरण बढ़ता है, लोग गांव से शहर में आने लगते हैं, और जब शहर में आते हैं तो कई समस्याएं उत्पन्न होती है। जैसे नगर में भीड़ बढ़ने लगती है, जब भीड़ बढ़ेगी तो चौल की संख्या बढ़ेगी, चौल की संख्या बढ़ेगी तो प्रदूषण बढ़ेगा, प्रदूषण बढ़ेगा तो नगर नियोजन करना मुश्किल हो जाएगा। नगर नियोजन के लिए क्या जरूरी है, लोगों को आवास मिले, आवास योजनाएं बनाई जाए। जब आवास बन जाएगा तो उसमें सफाई, रोशनी, पानी और आने जाने का साधन, ये सब देखना पड़ेगा। तो बेसिकली औद्योगिकरण और नगरीकरण से बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड थी, इसीलिए प्रशासनिक विधि की नींव पड़ी। दूसरा, आर्थिक शक्ति का संकेंद्रण। आर्थिक शक्ति में क्या आता है, जब देश पूंजीवादी हो जाता है, लोग पैसे कमाने के पीछे भागने लगते हैं, तो और देश दूसरे देशों में जाके भी पैसे कमाते हैं, तो पूंजीवाद के कारण कई समस्याएं आती हैं। उस समस्याओं के कारण प्रशासनिक विधि का निर्माण किया गया, उस पर नियंत्रण रखने के लिए। तीसरा है निवारक उपाय के रूप में। कई तरह की ऐसी समस्याएं शुरू हुई जिसका मतलब कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के पास अलग अलग तरह से निवारण है, पर एक सेंट्रलाइज ऐसा किया जाए जहां उनके समस्याओं को दूर किया जाए, इसलिए निवारक उपाय के रूप में प्रशासनिक विधि बनाई गई। चौथा है विधायी प्रक्रिया की अपर्याप्तता। जैसे जो हमारा नॉर्मल कानून है उसमें है तो पूरी विधायी प्रक्रिया, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। वहाँ तक पहुँचने के लिए, उन सारी चीज़ों को करने के लिए हमें पूरे स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है, और सब विषय अलग अलग ध्यान देने कोई दे नहीं पाता है। तो जब अगर प्रशासन से जुड़ा कोई विषय है तो उसके लिए अगर अलग बना दिया जाएगा तो ये काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बड़े आसान लैंग्वेज में चीज़ों को कनेक्ट करके समझा सकूँ। तो बेसिकली मेरा मकसद है सिर्फ आप लोग को इजीली कंसेप्ट को समझा देना। बाकी किताबी भाषा, जिन लोगों को लगता है कि किताबी भाषा लिख करके बड़े अच्छे नंबर आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको अपना कंसेप्ट क्या क्लियर हो, अगर वो लिखते हैं तो मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। तो छठा पॉइंट है, राज्य के कृत्यों में लोक कल्याणकारिता का दृष्टिकोण क्या है। अब लॉक का एक सिद्धांत था कि लॉक का मानना था कि लॉक के हस्तक्षेप रही राज्य का सिद्धांत, मतलब लॉक का कहना था कि एक राज्य बना है तो उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो अब वो नहीं चल सकता था, बिना हस्तक्षेप के काम नहीं हो सकता था, क्योंकि अब जो है राज्यों का विस्तार बहुत ज़्यादा हो गया। अब राज्य एक अलग हो गया, देश की सुरक्षा अलग होगी, राज्य की आंतरिक सुरक्षा अलग है, देश की बाहरी सुरक्षा अलग है, मतलब बॉर्डर की सुरक्षा अलग, और राज्य के अंदर अब राज्य क्या, छोटे छोटे हर जगह की सुरक्षा, आंतरिक मामला अलग हो गया। तो यानी कि कार्य बहुत बढ़ गया, और राज्य जो है वो दैनिक जीवन में राज्य की भागीदारी, लोगों की भागीदारी बढ़ने लगी है। तो इससे क्या है, लोक कल्याणकारिता का दृष्टिकोण का विस्तार हो गया। अब लोक जीवन पे प्रशासनिक हस्तक्षेप करना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि उससे बहुत सारी आशंकाएं रोज उत्पन्न हो, जैसे भ्रष्टाचार हो रहा है, लोग शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसे में कौन कंट्रोल करेगा। तो एक प्रशासनिक विधि बनाई जाएगी, उस विधि के अंदर अधिकारण होंगे, अधिकारी होंगे,
होंगे जो इसको कंट्रोल करेंगे। तो बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि एक साधारण सरल रीति से न्याय को सबके लिए सुलभ कराया जाएगा और इसमें विज्ञान से जुड़ी भी समस्याएं जो होंगी, जैसे नगरीकरण है, यातायात की सुविधा, वो सारी चीज़ें ध्यान दी जाएंगी। तो क्या था, जनसंख्या पहले भी थी लेकिन ऐसी समस्याएं पहले नहीं थी, इसीलिए प्रशासनिक विधि की जरूरत महसूस की नहीं गई। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, औद्योगिकरण, नगरीकरण, पूंजीवाद, ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो ऐसी समस्याएं आई जैसे परिवहन की समस्या, रोजगार की समस्या, श्रमिक वर्ग का विकास होने लगा। तो ऐसे में क्या जरूरत हुई, प्रशासनिक विधि की। अब है सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। प्रशासनिक विधि का एक और उद्देश्य क्या है कि सामूहिक हित देखना, एक सिंगल व्यक्ति का नहीं कि एक व्यक्ति को शिक्षा दी जाए, बल्कि सामूहिक हित देखना कि सभी व्यक्तियों को शिक्षा दी जाए, पूरे समूह को दिया जाए। तो प्रशासनिक विधि इस तरह से विकसित होने लगी, मतलब उसका विकास हुआ। लेकिन प्रशासनिक विधि का स्रोत क्या था, कहाँ से आया? तो पहला स्रोत तो हमारा संविधान है, क्योंकि हमारा संविधान ही वो गाइड करता है सारी चीज़ों को। कानून बनाने का कोई भी अलग अलग बनाया जाए, लेकिन बेस क्या, हमारा संविधान है जो 1950 में बना। फिर हमारे संविधान के परिनियम हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अध्यादेश जारी किए गए हैं संसद द्वारा, जो हमारे न्यायालयों ने न्यायिक निर्णय, जो ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय लिए हैं अब तक, उसके आधार पर इसमें प्रशासनिक विधि में शामिल किया गया। और प्रत्यायोजित विधान जो है, 5 चीज़ें हैं जिसके थ्रू प्रशासनिक विधि बनाई गई, जिससे ले करके बनाई गई है। अब निष्कर्ष कैसे निकालेंगे हम? तो निष्कर्ष निकालेंगे विधि आयोग की जो 14वीं रिपोर्ट आई, उसके आधार पर एक अच्छा सा निष्कर्ष निकलता है कि जब 20वीं शताब्दी का समाज जो है उसमें अनेक तरह की समस्याएं हैं। क्यों? क्योंकि समाज बड़ा हो रहा है, राज्य के स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है, कार्यपालिका की शक्ति में बढ़ावा मिल रहा है, प्रशासन का उत्तरदायित्व तो बढ़ते जा रहा है। इसलिए अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? निगरानी और नियंत्रण की ज़रूरत हो गई है। और ऐसे में कोई अधिकार का दुरुपयोग ना करे, कोई एक तंत्र ना जन्म ले, मातृत्ववादी दृष्टिकोण का उद्भव हो चुका है, तो और भी इफेक्ट चीज़ों पर ना पड़े, इसके लिए विधि आयोग ने 14वीं रिपोर्ट में बताया कि इसीलिए प्रशासनिक विधि बनाना बहुत ज़रूरी था। अब अगर कोई पूछे कि चलो ठीक है, प्रशासनिक विधि का विकास ऐसे हुआ और इसकी ज़रूरत थी इसलिए हुआ, इसका स्रोत ये था, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रिफिथ के हिसाब से आप उसका उद्देश्य लिखिए कि प्रशासनिक विधि वर्तमान समय की उन महत्वपूर्ण सारी समस्याओं को सुलझाती है जो लोक शक्ति और निजी अधिकार के बीच के संबंध से उत्पन्न होती है। तो प्रशासनिक विधि केवल प्रशासन की शक्तियों को ही संबंध नहीं रखती, उसके बिना निजी सुविधा, लोकहित के बीच संतुलन रखना भी संभव नहीं है। अगर ये नहीं होगा तो दोनों में संतुलन नहीं होगा, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में। यही कारण है कि इस विषय का उपयुक्त विकास होता जा रहा है। तो प्रशासनिक विधि और संवैधानिक विधि में अंतर क्या है फिर? पहला तो प्रशासनिक विधि सरकार के कार्य पर बल देती है, जबकि संवैधानिक विधि जो है वो सरकार की संरचना का अध्ययन करती है। प्रशासनिक विधि जो है वो काम प्रधान होती है और संवैधानिक विधि संरचना प्रधान होती है। प्रशासनिक विधि के कार्यों का एक स्वरूप है और संवैधानिक विधि गठन करता है और उसका कृत्य बताता है। प्रशासनिक विधि जो है वो लोगों के हित पे बल देता है, लोक हित पे, और संवैधानिक विधि व्यक्तिगत अधिकारों पर भी बल देता है। प्रशासनिक विधि का स्रोत जो है वो अधिनियम है, अध्यादेश है, न्यायिक निर्णय है, रूढ़िवादिता है, जबकि संवैधानिक विधि का स्रोत जो संविधान, हमारा लिखित संविधान जो बना है ना, वो ही है। तो इस आधार पे आप अच्छे से लिख सकते हैं कि प्रशासनिक विधि की प्रकृति क्या है, प्रशासनिक विधि का स्रोत क्या है, प्रशासनिक विधि का क्षेत्र क्या है, प्रशासनिक विधि का उद्देश्य क्या है, और प्रशासनिक विधि और संवैधानिक विधि में अंतर क्या है। तो इस आधार पे आपको कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रहे तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और आपके हिसाब से इस क्वेश्चन के 5 कीवर्ड्स क्या हैं वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ ज़रूर बताइएगा। चैनल पे और भी क्लासेस अपलोड हैं, उसको ज़रूर देख लीजिएगा और अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा।